Good evening, everyone. So it is again good to be back here. Okay. Last time we have studied chapter number 14. We have begun and we have started with measurement and effects of heat. गेल्या वेळे आपण मेजरमेंट अँड इफेक्ट्स ऑफ हीट हा चॅप्टर सुरू केलेला. त्याच्यामध्ये आपण इंट्रोडक्शन पाहिलं. सर्वात आधी इंट्रोडक्शन झाल्यानंतर आफ्टर इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा कि टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होता है उसे हम किस तरह से नाप सकते हैं. आपण कुठल्याही वस्तूचं तापमान बघायचं असेल तर आपण कसं बघू शकतो किंवा त्याला आपण कसं तोलू शकतो, कसं मोजू शकतो. त्यानंतर आपण सोर्सेस ऑफ हीट पाहिले. तो सोर्सेस ऑफ हीट जो हमने देखे वो थे सन, द अर्थ, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और थे एटॉमिक एनर्जी एंड एयर. तो इन सारे सोर्सेस से हे सगळ्या सोर्सेस मधून आपल्याला हीट भेटते. ओके, तर मी आता माझी स्क्रीन शेअर करते. तसंच आपण पाहिलं की हे जे सोर्सेस होते हीटचे, ह्यांचे आपण वापर पाहिले, ह्यांचा आपण यूजेस किंवा ह्यांचा आपण कैरेक्टरिस्टिक्स पाहिले. हमने इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे. जैसे की सन की बात कर रहे हैं हम. जेव्हा आपण सन बद्दल बोललो तेव्हा आपल्याला सन मधून कुठल्या प्रमाणात ऊर्जा आणि कशी ही ऊर्जा निर्माण होते किंवा कशी ही ऊर्जा आपल्याला मिळते. अर्थ, पृथ्वीपासून कशी ऊर्जा मिळते ती आहे जिओथर्मल एनर्जी. ओके. त्यानंतर केमिकल एनर्जी जी आपल्याला लाकडांपासून, पेट्रोल, कोल हे जब बर्न होता है, जब ये बर्न होते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमें हीट जनरेट, यहाँ पे हीट जनरेट होती है जो हमें मिलती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आर डे टू डे लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जसं आपण घरात स्विचेस बघतो, वेगवेगळे अप्लायन्सेस बघतो, तर त्याच्यामध्ये जे अप्लायन्सेस इलेक्ट्रिसिटीवर चालतात तिथून आपल्याला हीटचा सोर्स मिळतो. ठीक. सगळ्यात कॉमन एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल देखा जाए तो हीटर, जिससे हम सर्दियों में चलाते हैं. हिवाळ्यात आपण जेव्हा हीटर यूज करतो, इलेक्ट्रिकल हीटर, तेव्हा आपल्याला ही हीट इलेक्ट्रिसिटी जेव्हा पास होते हीटरमध्ये तेव्हा ती हीट जनरेट करून आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी मिळते. एटॉमिक एनर्जी, जसे की एलिमेंट्स लाईक युरॅनियम, थोरियम, दे अंडरगो फिशन. लास्ट टाइम आपण फ्युजन आणि फिशन मध्ये डिफरन्स पाहिलेला. जेव्हा हे फिशन मध्ये जातात तेव्हा आपल्याला एटॉमिक एनर्जी जनरेट होते. आपल्याला हे लक्षात घ्यायचंय, जेव्हा हे फिशन मध्ये युरॅनियम आणि थोरियम असे एलिमेंट्स फिशन मध्ये स्टेप इन करतात तेव्हा हे कंट्रोल एन्व्हायरमेंट मध्ये होतं. ओके. त्यानंतर एअर, एअर मधून पण आपल्याला हीट मिळते. त्यानंतर लास्ट टाइम आपण पाहिलेलं टेम्परेचर. टेम्परेचर, तापमान जे आहे ते आपण कसं मेजर करू शकतो. नॉर्मली आपण एक एक्सपेरिमेंट पाहिला ज्याच्यामध्ये वेसल ए, वेसल बी घेतलेला. त्यातून आपण एकामध्ये थंड पाणी, एकामध्ये गरम पाणी, गार पाणी आणि गरम पाणी असं घेऊन आपण आपला हात टाकून ट्राय केलेलं एक्सपेरिमेंट. पण आपल्या स्किनच्या स्पर्शाने, आपल्या हाताच्या स्पर्शाने कुठल्याही वस्तूचं टेम्परेचर किंवा तापमान मेजर करणं हे कठीण असतं, कारण की आपल्याला एग्जैक्ट यूनिट्स नहीं मिलत, हमें एग्जैक्ट उसके यूनिट्स मिलते नहीं है. तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम
थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस थर्मामीटर के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ रिलेटिव सेंसेशन के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं हीट एंड टेम्परेचर। ओके, आज का जो टॉपिक है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हीट एंड टेम्परेचर। ऊर्जा, उष्णता आणि टेम्परेचर जे की ह्याच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? वी नो दैट सबस्टेंस इज मेड अप ऑफ atoms. प्रत्येक सबस्टन्स, एव्हरी सबस्टन्स इज मेड अप ऑफ ॲटम. जेव्हा हे ॲटम्सने बनलेले असतात, ह्याच्यामध्ये जेव्हा एनर्जी नसते तेव्हा हे जे एटम्स असतात, जो एटम्स होते हैं कोई सब्सटेंस के अंदर, वो इमोबाइल होते हैं, उसमें कोई मोशन नहीं होती है। जब भी इसे कोई एनर्जी मिलती है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है, तभी ये एटम्स जो है मोबाइल होना स्टार्ट होते हैं। वैसे ही हमने ऊपर किया था ये एक्सपेरिमेंट में, यहाँ पे भी, यहाँ पे हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया था, तो पानी के भी जो एटम्स है वो मोबाइल हो गए थे, और इसीलिए हमें हॉटनेस और कोल्डनेस का फरक जान सकते थे हम, आपल्याला गरम आणि थंडमध्ये डिफरन्स समजत होता. पण इकडे जेव्हा ऍटम्स इनमोबाईल असतात, जेव्हा ते मूव्ह नाही होत, ओके, तेव्हा ते स्टेबल असतात. द ऍटम्स इन अ सबस्टन्स आर ऑलवेज इन मोशन. कुठल्याही सबस्टन्स मध्ये आपण पाहायला गेलो, इफ यू टेक वॉटर बॉटल, if you take your table, it is made up of atoms. Now they are in motion. The total kinetic energy of atoms in a substance is a measure of heat contained in that substance, while the temperature of a substance is related to the average kinetic energy of atoms. इस सेंटेंस का मतलब है, जो कोई भी सब्सटेंस के अंदर, फॉर एग्जाम्पल Leena के madam, अंदर, Leena यस madam, this is Vaishali. Yeah. Sorry to interrupt you, but please zoom your screen. श्योर मैम, Yeah. So that इज इट students बेटर? could see it clearly. यस, ओके, इज इट बेटर मैम? Ma'am, zoom it more. आप ओके, जो जो पर्टिकुलर एरिया पढ़ा रहे हो उसी को जूम कर दो. ठीक है. Yeah, and students are putting messages in chat box, so you have to check them. Yes, ma'am, I'm checking the Yeah, messages. yeah, ma'am. Okay, Yeah, please continue. Thank you so much. thank you, ma'am. ओके, तो अब हीट एंड टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हीट और टेम्परेचर के बीच में एक काइनेटिक एनर्जी, ना व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? यस, तो काइनेटिक एनर्जी जो सब्सटेंस की होती है, इट इज मेजर ऑफ हीट कंटेन्ड इन दैट सब्सटेंस. एक चीज जो होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस बॉक्स को ले लें, इसके अंदर ह्याच्यामध्ये जेवढा एनर्जी स्टोर्ड आहे, ओके, त्याला आपण बोलतो कायनेटिक एनर्जी. आता ही जी कायनेटिक एनर्जी है, ये जो कायनेटिक एनर्जी सब्सटेंस के अंदर हीट के फॉर्म में स्टोर रहेगी, और ये हीट कहाँ रहेगी? ये इसके एटम्स में स्टोर रहेगी. सो इफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स इन टू ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल, देन द टेम्परेचर विल ऑल्सो बी इक्वल. सो यहाँ पे कहा गया है, फॉर एग्जाम्पल हम ऑब्जेक्ट ए को ले ले, ओके, और हम ऑब्जेक्ट बी को ले ले. अगर हम इन दोनों की कायनेटिक एनर्जी या दोघांची कायनेटिक एनर्जी जर का इक्वल असले, तर ह्याच्यामध्ये जे टेम्परेचर पण असेल ते सुद्धा इक्वल असेल. ओके, इसमें जो टेम्परेचर भी रहेगा वो उसका इक्वल होगा. वो कैसे हो सकता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बॉक्स है, इसके अंदर 1, 2 और ये 3 एटम्स है. ओके, सेकेंड बॉक्स हमारे यहाँ पे ये वाला है, इसमें भी 1, 2 और 3 एटम्स है. इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो हीट स्टोर्ड है, सेम अमाउंट ऑफ हीट उसके बाजू में स्टोर है. ओके, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट जब बाजू वाले बॉक्स के अंदर स्टोर है, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर ये दोनों भी सेम होगा. ओके, so far it is clear? Just give me yes in the chat box. ओके, ओके, सो गोइंग टू अनदर पार्ट, हम अगले पार्ट पे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया है. ओके,
अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, ओके। फिगर 14.3 ए एंड बी शोज द वेलोसिटीज ऑफ द एटम। अब ये जो हमने फिगर ऊपर देखा था बॉक्स, यहाँ पे दो velocities of the atoms in a gas at high and low temperature respectively. एक है बॉक्स जिसके अंदर हाई टेम्परेचर में एटम्स मूव हो रहे हैं, हाई वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं, और दूसरे के अंदर लो वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं, ओके। इनकी ये वेलोसिटी जो यहाँ पे एरो से बताई है, और इनमें जो टेम्परेचर भी है, ए बॉक्स में हाई टेम्परेचर है और ये जो लो टेम्परेचर है ये बी बॉक्स में। The direction and length of the arrows attached to the atom show the direction and magnitude of the velocity of the atoms. तो ये जो atoms है ये इनका डायरेक्शन है, एक एटम इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, एक एटम इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, एक नीचे वाले डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, ओके। तो ये इनका डायरेक्शन यहाँ पे दर्शाया गया है, ओके। इकडे आपल्याला हे एरोज जे आहेत त्यांचं डायरेक्शन खुणवतो. The velocity of atom in the gas at higher temperature is larger than the velocity of atoms in the gas at lower temperature. अगर आप दोनों भी बॉक्सेस को कंपेयर करें तो आप देख पाओगे, तुम्ही हे पाहू शकाल, दोन्ही बॉक्सेसना जर का तुम्ही कंपेयर केलं तर आपण हे बघू शकतो यहाँ पे the velocity of atom in the gas at higher temperature is larger. ह्यांची जी वेलोसिटी आहे, इनकी जो वेलोसिटी है वो लार्ज है, और जो कूलर गैस है उसकी वेलोसिटी लोअर है एज कंपेयर टू द हॉट गैस, ओके। तो हम नीचे चलते हैं अभी. सो यहां से ये पता चल पा रहा है हमें, आपल्याला इकडे हे कळतं, ओके, द वेलोसिटीज ऑफ द एटम्स इन द सॉलिड ऑब्जेक्ट this much of zoom is okay with everyone, students? Yeah. Okay. Okay. We have little. Okay. So the velocities of atoms. Okay. I hope the screen is visible to everyone. Better now? 130% okay, okay, fine. Okay. So the velocities of atoms in a solid object are shown by arrows in the given figure above. And the atoms in the solid object are tied to one another because of the forces acting between them. So ये जो solid objects है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, they are tied to one another. If you see the figure C now here, this part. So यहाँ पे ये बताया है velocities of atom. इकडे हे सांगितलं है, हे जे atoms आहेत, रेड कलरचे जे आपल्याला atoms दिसत आहेत, ओके, हे atoms एका फोर्सने एक दुसऱ्याला बाइंड झालेले आहेत, ओके. That is, the atoms in the solid object are tied to one another because of the forces acting between them. यहाँ पे जो इनविजिबल फोर्सेस आहे, जे आपल्याला अदृश्य फोर्सेस आहेत, ते त्याच्यावरती ऍक्ट करतात, जे आपल्याला फील होऊ शकतात पण आपल्याला दिसणार नाही हे फोर्सेस. ये हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं. So because of the forces acting between them, they cannot be displaced from their places. क्योंकि ये एक इनविजिबल फोर्स के साथ बाउंडेड है इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते हैं. अब ये बात किसके बारे में हो रही है? ये जो मोशन ऑफ एटम्स इन गैस एंड सॉलिड, तो इनके बीच में ये जो स्प्रिंग जैसा फोर्स आपको दिख रहा है, इससे ये एक दूसरे से बाउंडेड है, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं. बिकॉज ऑफ द हीट दे ऑसिलेट अराउंड देयर फिक्स्ड पोजिशन. इसका मतलब है जब हम इसे एक्सटर्नल हीट देते हैं बाहर से, या हम इसे अगर हीट करेंगे, इसको हम अगर गरम करेंगे, आपण जर का ह्याला उकळवलं किंवा आपण ह्याला जरा एक्सटर्नल हीट दिली, तर काय होणार आहे, इकडे हे जे ऍटम्स आहेत हे वाइब्रेशंस जनरेट करते. ये जो एटम्स है वो वाइब्रेट होंगे, या ये एटम्स हम बोल सकते हैं ऑसिलेट होंगे, ओके. ऑसिलेशन का मूवमेंट आप सभी को मतलब आप सभी को पता है, ऑसिलेशन मूवमेंट दैट इज मूविंग ऑफ एटम टू एंड फ्रो. आगे पीछे एटम्स का मूव होना, उसे हम
ऑसिलेशन बोलते हैं। जब एटम्स वाइब्रेट होते हैं तब ये ऑसिलेशन बताते हैं, ये बैक एंड फोर्थ मूव होते हैं। ओके, तो ये अभी इनकी फिक्स पोजीशन है, लेकिन अगर आप ये स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये इनकी ऑसिलेटेड पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, ये जो स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है ये इसका ऑसिलेटेड पोजीशन बता रहा है। ओके, नाउ लेट अस कम डाउन। So they cannot, okay, because of the heat, they oscillate around their fixed position. Higher the temperature of the solid, faster is the velocity of oscillation. इसीलिए हमने अगर ऊपर देखा है यहाँ पे, जितना हाई टेम्परेचर है हॉट गैस का टेम्परेचर हाई होता है तो इनकी जो ऑसिलेशन की मूवमेंट है वो फास्टर है। ओके, इसलिए कूलर गैस की जो मूवमेंट है वो स्लोअर है, इसकी बिल्कुल ही ऑपोजिट मूवमेंट रहेगी एटम्स की कूलर गैस में। ओके, क्योंकि यहाँ पे जितना ऑसिलेशन होता है उतना ऑसिलेशन यहाँ पे नहीं होता है। सो फार इट इज क्लियर स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी यस इन द चैट बॉक्स। Easy to understand? Please give me yes. Okay, 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 great. अभी अभी हम एक assumption पे जा रहे हैं, एक yes, okay. अभी हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। सपोज A and B are two objects made up of same substance. Okay? जैसे कि हम एक बॉल लेते हैं, A और A, बॉल A और बॉल B are two objects made up of same substance. The mass of A is twice the mass of B. इसका मतलब ये है हमारे पास दो चीजें हैं ए और बी, इसके अंदर जो मास है ए का मास इज ट्वाइस द मास ऑफ A is twice the mass of B, which means that the number of atoms in A is twice the number of atoms in B. Okay, so I'll just rough diagram बना के आपको just बता देती हूँ मैं। ओके, जी, ओके, कैन यू सी माय व्हाइट बोर्ड एवरीवन? आपको दिख रहा है? ओके, अब यहाँ पे हमें जो एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे हमें बताया है कि ए और बी एक दो सब्सटेंसेस है। अब यहाँ पे हम ए और बी को जस्ट रफली ड्रॉ करेंगे। ये है सब्सटेंस ए और ये है सब्सटेंस सपोज बी। ओके, यहाँ पे ये बताया है कि ये ए सब्सटेंस जो है इसका मास है ट्वाइस द मास ऑफ बी। तो हम इसको थोड़ा और गहरा बना लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, तो ये बी सब्सटेंस से थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए। ओके, so we will name this as A and we will name this substance as B. अभी हम देख पा रहे हैं दोनों की साइज से, ये जो सब्सटेंस है ऑब्वियसली अगर इसकी साइज बड़ी है तो इसके अंदर एटम्स भी ज्यादा रहेंगे, यस और नो? ओके, यस। और ये जो B है ये A से छोटा है, दैट मीन्स हाफ ऑफ द साइज ऑफ A, तो इसके अंदर जो एटम्स रहेंगे वो A से कम रहेंगे। ओके, ठीक है। अभी हमने ये देखा है, आगे ये बताया है, इवन इफ द टेम्परेचर ऑफ ए, ओके, एंड बी आर इक्वल। अब मैंने यहाँ इसको अगर मैंने टेम्परेचर सपोज 50 डिग्री पे हीट कर दिया, इसको भी 50 डिग्री पे हीट कर दिया, इसका मतलब दोनों के टेम्परेचर इक्वल हो गए। ओके, तो हम साइज को छोड़ के, एटम के कॉम्पोजिशन को छोड़ के हम इसका टेम्परेचर एक जैसा रखने वाले। So even if temperatures of A and B are equal, that is the average kinetic energy of atom in A is same that of atom of B. So इसके अंदर जितनी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, जो हीट हमने इसको दी है एक्सटर्नली, वो सेम काइनेटिक इसके अंदर रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स इन ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। सो हम ये बोल सकते हैं कि ए के अंदर जितनी काइनेटिक एनर्जी है, और ये काइनेटिक एनर्जी जब इनके एटम्स तक पहुंचती है, ओके, जेव्हा ती कायनेटिक एनर्जी एच्या ऑब्जेक्ट एच्या एटम्स पर्यंत पोहोचेल, ओके, तर ती कशी असेल,
इट विल बी ट्वाइस दैट ऑफ बी। इसका मतलब ये है ए की जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी इट विल बी 2 times ग्रेटर एज दैट ऑफ बी। ओके, ये 2x रहेगी और ये x रहेगी। ओके, now thus the heat content of A is twice than that of B even though they both have the same temperature। इसका मतलब ये है कि इसका जो हीट कंटेंट रहेगा इट विल बी हायर एज कंपेयर टू बी। ओके, क्या आपको समझ में आई बात? साइज ऑफ ए इज 2 times बिगर देन साइज ऑफ बी। इसका मतलब हमने अगर इसको एक्सटर्नल हीट दी है और इसको भी एक्सटर्नल हीट दी है से 50 डिग्री सेल्सियस की। ओके, 50 डिग्री की हमने इनको एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड की है, दोनों को भी सेम। बट इसके अंदर जो ऍटम्स है वो बी से दुगने हैं। ह्याच्यामध्ये जेवढे पण ऍटम्स आहेत ते बी ऑब्जेक्ट पासून डबल आहेत। त्यामुळे काय होणार आहे इकडे, इकडे जेवढे ऍटम्स हीट होणार त्याची जी कायनेटिक एनर्जी असेल ती 2 times हायर असेल एज कंपेयर टू बी। कारण की बी की साइज पण छोटी है, बी का साइज भी छोटा है और साथ में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी, ओके, या हीट एनर्जी स्टोर होगी, वो भी इसकी सिंगल अमाउंट में होगी। और इसकी साइज इससे बड़ी है तो इसमें 2 times काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी। इज दिस पार्ट फॉलोड बाय एवरीवन? Is this part followed by everyone? Any confusion, students? You can write in the chat box. Okay, no doubt. Great. Okay, 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 fine. Okay, तो इसी बात से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हीट और टेम्परेचर का जो पार्ट था, नो इट वाज जस्ट एग्जाम्पल बच्चा। नो, 50 डिग्री सेल्सियस मैंने इसको भी हीट प्रोवाइड की है। ओके, और ये 50 डिग्री सेल्सियस की हीट मैंने ए को भी प्रोवाइड की है। बट इसके अंदर ज्यादा एटम्स है, छोटे छोटे जो एटम्स है बहुत सारे हैं। ओके, तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी। ओके, जैसे कि आपका फोन होता है, फोन के अंदर अगर आप 50 GB का मेमोरी कार्ड डालते हो तो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी 50 GB हो जाती है। अगर आप 150 GB का स्टोरेज कार्ड डालते हो तो उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, राइट? सेम यहाँ पे है, पर फोन तो सेम है आपका, फोन का डिवाइस तो बदला नहीं है, सिर्फ उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बदली है, राइट? या सो वैसे ही इसको मैंने 50 डिग्री की हीट दी है दोनों को भी, पर इसके अंदर जो एटम्स हैं इनकी स्टोरेज कैपेसिटी साइज के हिसाब से ज्यादा है और डी के अंदर जो एटम्स है इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी साइज के हिसाब से कम है। इसलिए दोनों को भी अगर सेम हीट दे दी गई है तो इसके जो एटम्स है वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी स्टोर करेंगे, 2x स्टोर करेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट अगर 3 times बड़ा होता, इससे और भी बड़ा होता तो 3x स्टोर करते। और बी है सिंगल टाइम तो इसका एक्स रहेगा, हमने बी को एक्स अज्यूम किया है। ओके, एनी डाउट स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? विशाल? ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट। सो अभी हम चलते हैं हमारे टेक्स्ट बुक पे वापस। ओके, सो यहाँ पे हम ओके, कैन यू सी माई टेक्स्ट बुक नाउ? इज इट क्लियर? ओके, तो अभी हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू ट्राई दिस। वी टेक 2 वेसल्स, 2 वेसल आपको लेने हैं, वेसल ए और वेसल बी, सेम साइज के। आपको थोड़ा पानी डालना है, ए में पानी डालना है और ए में जितना अगर फॉर एग्जाम्पल 5 ml 100 ml पानी डालेंगे वही उसका डबल अमाउंट ऑफ वाटर आपको बी के अंदर डालना है। ओके, जैसे कि यहाँ पे 100 ml डाला ए में तो आपको बी के अंदर, बी मध्ये तुम्हाला 100 चं डबल किती होणार, 200, तर तुम्हाला 200 ml बी मध्ये घ्यायचं, पण दोघांची साईज सेम असणार। ओके, मेक श्योर द वॉटर इन बोथ वेसल्स आर फिल्ड एट द सेम टेम्परेचर। अगर आप दोनों वेसल में, तुम्ही दोन्ही वेसलला घेतायत आणि तुम्हाला त्या दोन्ही वेसलमध्ये पाणी
थंड किंवा गरम सेम टेम्परेचरचं पाणी तुम्हाला घ्यायचंय, सेम टेम्परेचर. रेज द टेम्परेचर ऑफ बोथ वेसल्स बाय 10 डिग्री सेल्सियस यूजिंग स्पिरिट लैम्प. एक छोटा स्पिरिट लैम्प आता है जो लेबोरेटरी में होता है, वो यूज करके आपको वेसल ए और वेसल बी इन दोनों को हीट करना है और सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर को बढ़ाना है. Did it take the same time to increase the temperature in two vessels? What do you think? आपको क्या लगता है? ये सेम टाइम लगा दोनों वेसल्स का टेम्परेचर इंक्रीज होने में? तुम्हाला काय वाटतं? जसं 5 मिनिटांमध्ये जर का ए वेसलचं पाणी हीट होऊन हीट झालं असेल ए वेसलचं पाणी, तसंच बी वेसलचं पाणी पण 5 मिनिटांमध्ये हीट झालं, पण दोघांमध्ये हीट जेवढी आहे, जसं का वेसल ए मध्ये फॉर एक्झाम्पल 50 डिग्री सेल्सियसची हीट आहे, तर बी वेसल मध्ये पण 50 डिग्री सेल्सियस असेल का? येस स्टुडंट्स, पुट युअर कमेंट इन चॅट बॉक्स, येस और नो. 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 व्हाई नो? एनी रीजन? यस. क्यों आपको ऐसे लगता है कि वेसल ए का पानी जो है वो वेसल बी के साथ सेम है ना, दोनों का साइज भी सेम है? एनी वन रीजन, गिव मी एनी वन रीजन. दोनों वेसल का साइज सेम है, सिर्फ उसके अंदर क्वांटिटी. यस, व्हाट इज द रीजन? इट हैज अ हॉट वाटर, बट हॉट वाटर तो बी में भी है, सिर्फ ए में हॉट वाटर नहीं है. हमने दोनों जगह पे स्पिरिट लैंप लगाया है ना, और दोनों जगह पे हमने 10 डिग्री बढ़ाया, इसमें भी 10 डिग्री, इसमें भी 10 डिग्री. यस. कैन यू सी द स्टेटमेंट? डबल दैट ऑफ अमाउंट इन बी. जब हम पानी को डबल करते हैं, जैसे कि ए में 100 ml का पानी है और उसे हम अगर बी के अंदर डबल करते हैं, स्टूडेंट्स यू कैन नॉट सी माई स्क्रीन, आई एम शेयरिंग माई टेक्स्ट बुक. You cannot see my screen, students? Okay. Okay. Kadambari, please adjust your Gmeet once again. Okay. Okay. So इसका मतलब ये है, हमारी जो A वेसल में जितना पानी था, तो उसका दुगना पानी B वेसल में था. इसका मतलब इसके अंदर जितने एटम्स थे, उसके डबल अमाउंट ऑफ एटम B में थे. इसीलिए हमारे A का पानी जो है वेसल का, वो ज्यादा जल्दी गर्म होगा एज कंपेयर टू B, क्योंकि B के अंदर डबल अमाउंट ऑफ एटम्स है. तो यहाँ पे अगर आप 10 डिग्री से भी बढ़ाओगे तो ये बहुत स्लोली बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो हीट है वो डिसमिनेट हो रही है, या इसके अंदर जो हीट है वो बटी जा रही है. ह्याच्यामध्ये जी उष्णता आहे ती सगळ्या ऍटम्स मध्ये डिस्ट्रीब्यूट होते. ओके. तसंच ए मध्ये नाही होणार, कारण की ए मध्ये ऍटम्स कमी आहेत. ओके. त्यामुळे जे दोघांमध्ये, डिड इट टेक द सेम टाइम टू इन्क्रीज द टेम्परेचर इन टू वेसल? सो आंसर विल बी नो, इट विल नॉट टेक same time, it will take different time. So you must have required more time to raise the water temperature of water in B. This means that for the same increase in the temperature, you had to give more amount of heat to the B, because B के अंदर पानी ज्यादा है, B वेसल मध्ये पानी. yes, very good. yes, विशाल, excellent. So B वेसल के अंदर पानी ज्यादा है, इसकी वजह से इसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड रहेगा वो भी ज्यादा रहेगा, और हमें बी को अलग से हीट करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर हीट पास ऑन हो जाए. एग्जाम्पल, अ वेसल इज टेकन 5 minutes एंड वेसल, एक्सेलेंट विशाल. yes, so vessel, if vessel A is taking 5 minutes, so vessel B will also take 10 minutes to get heated or to get boiled. Okay, thus even though the water in A and B have the same temperature, the amount of heat in B is more than that in A, because उसके अंदर एटम ज्यादा है तो उसके अंदर हीट ज्यादा रहेगी. Hence now we can say the temperature is measured in the units of Celsius,
फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। सो ये 3 स्केल होती है टेम्परेचर मेजर करने की, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग स्केल यूज होती है। केल्विन यूज होती है इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, while other two scales, Celsius or Fahrenheit, they are used in our daily life. Okay, the relation between the three units is shown to us by using the following formula. So this is a formula जो हमें इन तीनों स्केल के बीच में एक रिलेशनशिप बताएंगे. Okay, so this is a table which gives us an example. हे जे टेबल आहे ते आपल्याला एक एक्झाम्पल देत आहे. ह्याच्यामध्ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर आहे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वॉटर आहे, रूम टेम्परेचर आहे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्युरी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्युरी आहे. कैन एनीवन टेल मी मर्क्युरी को ही क्यों लिया है, मर्क्युरीलाच का सिलेक्ट केलंय? यस स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था why mercury is only selected here. They can take any other element ना, वो कोई और एलिमेंट को भी ले सकते थे, दुसरे भरपूर आहेत आपल्याकडे. Yes, mercury is a liquid metal. What else? What else can be the reason? Yes, students, what else can be the reason? No. Okay. So mercury is very much sensitive to the increasing and decreasing temperature. हमने ये थर्मामीटर के टाइम पे पढ़ा था लास्ट टाइम, if you remember. It is very sensitive to the temperature. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये तुरंत राइज होगा. सो इससे हमें रीडिंग्स क्लियर मिलेगी. ओके, सो यहाँ पे F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5. ओके, ये जो है हम कैलकुलेशंस पे आएंगे तभी करेंगे. ओके, सो बिफोर गोइंग टू द कैलकुलेशंस, लेट मी गेट यू बैक टू द पीपीटी नाउ. आई एम शेयरिंग माय पीपीटी विथ यू ऑल. लास्ट टाइम हमने, अभी ये रिलेशनशिप आपको क्लियर है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये 3 डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स है. ओके, अगर यहाँ पे आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को देखेंगे, 212 फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस स्केल में 100 डिग्री रहेगा और केल्विन स्केल में 373.15 डिग्री 15 रहेगा. यहाँ पे डिग्री नहीं काउंट होगी. ओके, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा तो सेल्सियस में 0 रहेगा और यहाँ पे केल्विन्स में 273 केल्विन्स रहेगा. ओके, यहाँ पे रूम टेम्परेचर 72 है इन फ़ारेनहाइट, 72 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आपका रूम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 23 रहेगा, 23 डिग्री सेल्सियस, और आपका केल्विन स्केल में 296 रहेगा. आगे आप डिग्री नहीं लगा सकते केल्विन में. लाइकवाइज आपका सेल्सियस में अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी रहेगा 356.7 और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी है -38.8. ओके, so this will be in degrees. So we will come to this part as we are solving example why mercury is not shown in Fahrenheit. आपको फ़ारेनहाइट में क्यों नहीं बताया है और केल्विन्स में क्यों नहीं बताया है, ये हम थोड़ी देर में करेंगे. इसके पहले मैं आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और आपको टेम्परेचर के बारे में पहले बता दूं. तो मैं बिना पीपीटी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ. ओके, लास्ट टाइम हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व करना था हमें, तो मैंने आपसे कहा था हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सेशन में करते हैं ताकि हम थोड़ा सा बेसिक जान ले और उसके बाद एग्जाम्पल पे आ जाए. ओके, तो हमने बेसिक अभी देख लिया है, अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं. सबसे पहले ये वाले सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं. सो यहाँ पे हमारे सॉल्व एग्जाम्पल है. सो मैं इसको पीपीटी शेयर कर रही हूँ. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी द क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन है, how much heat will be needed to raise the temperature of 1.5 kg of water from 15 degrees Celsius to 45 degrees Celsius. Give the answer in calories as well as in joules. Okay, तो हमें आंसर दो फॉर्म में चाहिए, एक कैलोरीज में चाहिए और एक जूल में चाहिए. सो हमें यहाँ पे सवाल पूछा गया है, कितनी हीट लगेगी अगर हमको एक टेम्परेचर को रेज करना है. ओके,
that is 1.5 kilogram of water from 15 degrees Celsius to 45 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर में रेस करना है, 15 डिग्री से 45 डिग्री पे हमें रेस करना है टेम्परेचर को। तो कितना हमें हीट चाहिए यहाँ पे। सो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन डेटा है उसको हम नोट डाउन करेंगे। ओके, तो लेट अस गो टू गिवन डेटा। सो हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, मास ऑफ वाटर इज 1.5 किलोग्राम्स। अब हम इस किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। कॅन एनीवन टेल मी, कोणी मला सांगू शकतं आपण किलोग्राम्स ना ग्रॅम मध्ये का कन्वर्ट करतोय? एनीवन? आपण किलोग्राम घेऊ शकतो ना? क्विकली स्टुडंट्स, रिस्पॉन्ड इन चॅट बॉक्स. नो? एनीवन एल्स? ओके ओके, एनीवेज, तो हम यहाँ पे किलोग्राम से ग्राम में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर है वो डिग्रीज में है, डिग्री सेल्सियस में है। ओके, सो ये डिग्री सेल्सियस हमारे किलोग्राम के साथ मैच नहीं होगा, हमारा डिग्री सेल्सियस जो है ग्राम्स के साथ मैच होगा। ये डिग्री सेल्सियस की स्केल और ग्राम की स्केल। यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वेरी गुड। ओके, सो अब हम इन दोनों को मैच करते हैं, हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने ग्राम में कन्वर्ट किया, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, जब हम किलोग्राम्स को हायर क्वांटिटी को लोअर क्वांटिटी पे लाते हैं तो हम क्या करते हैं, डू वी मल्टीप्लाई और डू वी डिवाइड? व्हाट हैव वी डन हियर? हमने क्या किया यहाँ पे, आपण इकडे काय केलंय? यस, वेरी गुड, वी मल्टीप्लाई। सो हमने 1.5 किलोग्राम को 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई किया तो हमको ये आंसर मिला। ओके, नाउ चेंज इन टेम्परेचर कैसे पता चलेगा, जब हम हायर टेम्परेचर में से लोअर टेम्परेचर को सब्सट्रैक्ट करेंगे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो हम हायर टेम्परेचर में से लोअर टेम्परेचर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको चेंज इन टेम्परेचर मिलेगा। सो वी गॉट चेंज इन टेम्परेचर एज 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, अभी हमको फाइंड क्या करना है, एज पर क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द हीट रिक्वायर्ड फॉर टेम्परेचर चेंज। ये जो चेंज हुआ है इसके लिए कितनी हीट रिक्वायर हुई है वो हमें फाइंड आउट करना है। पर हमें याद रखना है, आपल्याला लक्षात ठेवायचं, आपल्याला कॅलरीज मध्ये पण आंसर हवंय आणि आपल्याला जूल मध्ये पण आंसर हवंय। ओके, ये दो चीजों का हमें ख्याल रखना है। सो हम आगे बढ़ते हैं। सगळ्यात आधी आपण फॉर्म्युला लिहिणार आहोत। सो फॉर्म्युला काय आहे ह्याचा, हीट रिक्वायर्ड फॉर टेम्परेचर चेंज। आता हीट रिक्वायर्ड फॉर टेम्परेचर चेंज साठी काय फॉर्म्युला असणार आहे, मास ऑफ वॉटर, पाण्याचा मास इंटू चेंज इन टेम्परेचर। सो मास ऑफ वॉटरला जेव्हा आपण चेंज इन टेम्परेचर मध्ये चेंज इन टेम्परेचर बरोबर गुणाकार करतो तेव्हा आपल्याला जे आन्सर मिळतं, इट विल बी डायरेक्ट कॅल्क्युलेशन। सो 1500 ग्रॅम्स इंटू 30 कॅलरीज। ओके, सो वी विल गेट 4500 कॅलरीज। एक्सेलेंट, या। आणि त्याच्यानंतर आता आपण कॅलरीज मध्ये मिळालं, आता जूलचं काय, जूल मध्ये आपल्याला कसं मिळणार, हे जे 4000 कॅलरीज आहेत त्याला आपण 4.18 जूल बरोबर मल्टिप्लाय करणार। आता हे का करणार आपण, बिकॉज तुम्ही जर का टेक्स्टबुक मध्ये बघाल तर आपल्याला इकडे सांगितलं आहे 1 कॅलरी इज इक्विव्हॅलंट टू 4.18 जूल। ओके, सो लेट अस गो बॅक टू टेक्स्टबुक। इथे आपल्याला वरती बघा सांगितलंय 1 कॅलरी इज इक्विव्हॅलंट टू 4.18 जूल। तर आपल्याला इकडे जे आन्सर आहे हे कॅलरी मध्ये मिळाले, तर ही एवढी जी कॅलरीज आहेत, जर का आपल्याला आन्सर जूल मध्ये पाहिजे तर आपल्याला एवढे सगळे कॅलरीज ना जूल, सिंगल जूल बरोबर मल्टीप्लाई करावा लागेल। जेव्हा अपन मल्टीप्लाई करूं, जब भी हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पूरा आंसर जूल में मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये जो जूल का आंसर है वो 1.5 किलोग्राम ऑफ वाटर का है। एवरीवन फॉलोड हाउ वी गॉट दिस आंसर? सबको पता, सबको समझा, सगळ्यांना कळालं हे कसं आहे?
Easy to understand? Okay, great. Any doubts? Any difficulty? Okay, okay, great. Okay. Now let us go to example 2. Example 1 बहुत इजी था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. अब हम एग्जाम्पल 2 में देखते हैं. एग्जाम्पल 2 में, ओके ग्रेट ग्रेट. सो एग्जाम्पल 2 में हम क्वेश्चन देखते हैं. अगर हमारे पास पानी है, उसका टेम्परेचर चेंज होता है 10 डिग्री से. जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था फ्रॉम ए टू बी कैसे हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं. सो अब हमने वाटर का जो टेम्परेचर है 10 डिग्री से चेंज किया है. ओके, बट यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट है. ऑन गिविंग 300 कैलोरीज ऑफ हीट, व्हाट इज द मास ऑफ वाटर. अब यहाँ पे पूछा है, हमारे पास क्या क्या डेटा है गिवन में. हमारे पास टेम्परेचर है, हमारे पास हीट है कैलोरीज में, और हमें पूछा क्या गया है, मास ऑफ वाटर क्या होगा. ओके, तो हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे, सिर्फ हम प्लेसेस को इंटरचेंज करेंगे. ओके, सबसे पहले हम गिवन का डेटा लिख लेते हैं. सो आपको हमेशा यही फॉलो करना है एव्हरीवेअर व्हेनेवर यू आर रायटिंग वर्ड प्रॉब्लेम. जेव्हा पण तुम्ही वर्ड प्रॉब्लेम लिहाल तेव्हा तुम्ही हे डेटा फॉलो करा, हे स्टेप्स फॉलो करा. तुम्हारे तुमचे कैलकुलेशंस खूब इजी होते, आपके सारे कैलकुलेशंस बहुत सॉर्टेड और इजी रहेंगे. ओके, तो हमने सबसे पहले गिवन निकाल दिया. हमारे पास गिवन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू वाटर इज 300 कैलोरीज. ओके, उसके बाद टेम्परेचर हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस में है. ओके, अब दोनों के भी यूनिट्स अगर हम देख रहे हैं तो दोनों की यूनिट्स मैच हो रहे हैं. क्या हमें यहाँ पे कन्वर्जन करने की जरूरत है? एनी वन स्टुडंट्स, डू वी नीड टू कन्वर्ट देम? आपल्याला याला कन्वर्ट करायची गरज आहे? किलो कॅलरीज मध्ये, फॅरेनहाइट मध्ये गरज नाही, बरोबर? येस, द डेटा गिवन ओवर हियर इज इन टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म एंड इट इज परफेक्ट फॉर कैलकुलेशन. अब ये हमने देख लिया. इसके बाद हम लिखेंगे टू फाइंड. हमें फाइंड क्या करना है, मास ऑफ वाटर. अब मास ऑफ वाटर को हम स्मॉल m इनिशियल देंगे, और अभी हमको पता नहीं है तो इसके सामने हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया. तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं. यस, वेरी गुड. सो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू m. सो वी हैव फॉर्मूला. नाउ फॉर्मूला विल बी सेम जो हमने पीछे देखा था. इट इज अमाउंट ऑफ हीट गिवन विच इज इन कैलोरीज is equal to mass of water which is in grams into change in temperature which is in degree Celsius. Okay, amount of heat given का formula है mass of water multiply by गुणाकार कशा बरोबर करणार आहोत आपण, चेंज इन टेम्परेचर बरोबर. ओके, जेव्हा आपण हे करू तर आपण काय करणार, आता पहिले व्हॅल्यूज टाकू. आता हीट गिवनची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे 300 कॅलरीज. त्यानंतर आपल्याकडे मास ऑफ वॉटरची वैल्यू नहीं है, त्याला आपण m ठेवणार आहोत. हम उसे m ही रखेंगे. इसके बाद हम चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू 10 कैलोरीज डालेंगे. ओके, दैट इज सॉरी, दिस इज नॉट 10 कैलोरीज, 10 डिग्री सेल्सियस इट इज. बाय मिस्टेक इट इज 10 कैलोरीज. ओके, प्लीज इग्नोर दिस. तो इसे हम 10 लिखेंगे. ओके, 10 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, m को एक तरफ लाएंगे और ये नंबर्स को एक तरफ लाएंगे. ओके, हम वेरिएबल्स को अलग लाएंगे, अल्फाबेट और इसको नंबर्स और वेरिएबल्स को अलग अलग करेंगे. m को एक तरफ लाया हमने. अब हम क्या करेंगे, 300 के साथ हम 10 को डिवाइड करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना जब हम इक्वल टू के इस तरफ चेंज करते हैं पोजीशन, तो जो इक्वल टू के पहले माइनस मल्टीप्लाई होता है वो यहाँ पे जाके डिवाइड होता है, और जो यहाँ पे डिवाइड होता है वो इक्वल टू के इस तरफ आके मल्टीप्लाई होता है. ओके, तो हमने इधर m को सिंगल रखा, अलग से रख दिया. m ला आपण सेपरेट काढलेला आहे. 300 आपण घेतलंय आणि त्याला 10 बरोबर डिवाइड केलंय. ओके, आता हे डिव्हिजन साठी 10 10 चे झिरोज गेले, उरले किती, क्या बचा है यहाँ पे 30. तो ये 30 क्या रहेगा, ग्राम्स में रहेगा. ओके, तो ये 30 ग्राम्स ऑफ वाटर. सो हम आंसर लिखेंगे, the amount of the mass of water will be m which is equal to 30 grams. Everyone followed this sums? Any confusion? Any doubts? Okay, okay, great, great. So अभी हम आगे बढ़ते हैं. Very good, excellent. Okay,
नाउ हियर हमने जो कल एग्जाम्पल देखा था, हमने कल का एक्सपेरिमेंट देखा था कि हमने क्या लिया था, ए वेसल में कोल्ड वाटर लिया था, बी में वार्म वाटर लिया था, फिर इसका थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर बी के अंदर हमने ऐड कर दिया था और हमने हाथ डाल के देखा था. नाउ इफ यू सी द टेम्परेचर इज मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस. जब हम टेम्परेचर को, यस, यहाँ पे थोड़े से प्लेसेस को इंटरचेंज कर दिया है मैंने. ओके, सी इज नॉर्मल. यस, सी वॉज नॉर्मल. हमने यहाँ पे ए और बी रखा था यहाँ पे, और सेंटर में सी था. यस, वेरी गुड. दैट मीन्स यू स्टूडेंट्स रिमेम्बर. वेरी गुड. ओके. सो टेम्परेचर का मतलब क्या है? जब हम टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं, इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. और एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है? केल्विन्स है. एंड इट इज अ मेजर ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन इट. हम जब थर्मामीटर यूज करते हैं, विच इज अ रिलायबल सोर्स टू मेजर द हॉटनेस ऑफ अ बॉडी. ओके. जैसे कि हमने अभी टेक्स्ट बुक में पढ़ा था, हम केल्विन्स कभी यूज करते हैं जब हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं. ओके. तो ये जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब हम केल्विन्स यूज करते हैं. रेस्ट ये हमने कल कवर अप कर दिया था. फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? यस. ओके. अब हम चलते हैं थर्मामीटर. जैसे कि आप थर्मामीटर को देख पा रहे हो यहाँ पे एक तरफ थर्मामीटर पे दो पार्ट्स होते हैं इसके. जब हम दो स्केल्स को मेजर करते हैं, दोन स्केल्स असतात ह्याच्यावरती. एकाच बाजूला असतं 37 डिग्री सेल्सिअस, एका साईडला सेल्सिअस स्केल असते आणि दुसऱ्या साईडला असते फॅरेनहाइट स्केल. ओके. ह्याला आपण बल्ब म्हणतो, इसे हम बल्ब बोलते हैं. और इसके अंदर मर्क्यूरी या फिर एल्कोहल होता है. ओके. यस, इट विल गिव अस हॉट और कोल्ड का रीडिंग. Temperature is measured by a device called as thermometer. It is measured in degrees. In many countries, they measure in degrees, and many other countries they measure in Fahrenheit. Okay. वैसे ही हमारे पास सेल्सियस और फॅरेनहाइट स्केल्स होते हैं. त्याच्यामध्ये काय होतं, डिग्री सेल्सियस इज अ सिम्बल फॉर सेल्सियस स्केल आणि डिग्री एफ इज अ सिम्बल फॉर द फॅरेनहाइट स्केल. फॅरेनहाइट स्केल इज मोस्ट पॉप्युलर इन युनायटेड स्टेट्स. आणि सेल्सियस ही जी स्केल आहे, इट इज कॉमनली यूज्ड इन कॅनडा, इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज. ओके. सो थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर. सो ये पार्ट सभी को क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? ये स्टूडेंट्स? ओके. कादम्बरी, डू यू हैव एनी डाउट? ओके. 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 फाइन. सो यहाँ पे जब भी हम कोई भी चीज की बात करते हैं, थर्मामीटर हम यूज करते हैं उसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. तो हमने जैसे कि कल पढ़ा था, इट इज अ लिक्विड विच इज प्रेजेंट इनसाइड अ थर्मामीटर कॉल्ड एज मर्क्यूरी. दिस एवरीवन नोज, ये सभी को पता है, हमने कल ही पढ़ा था. इसके बाद ये एक्सपांड हो जाता है. जो मैंने आपसे सवाल थोड़ी देर पहले पूछा था कि हम मर्क्यूरी को ही क्यों लेते हैं. ओके. बिकॉज द मर्क्यूरी इज एक्सपांडिंग अपॉन हीटिंग एंड इट इज बेयरिंग द टेम्परेचर. अगर कोल्डर टेम्परेचर भी रहेंगे तो उसको भी मर्क्यूरी बेयर कर लेता है, उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है इजिली. सो हमें रीडिंग बहुत क्लियर मिल जाती है. ओके. उसके बाद हम 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर हम इजीली रीड कर सकते हैं थर्मामीटर्स में. ओके. और उसके बाद हम अलग अलग फिक्स पॉइंट को भी उसके ऊपर प्लॉट कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें होती हैं, हे सगळे रिझन्स असतात ज्यामुळे आपण टेम्परेचरला इझिली मेजर करू शकतो. ओके. आता ह्याच्यानंतर कल हमने देखे थे दो टाइप ऑफ थर्मामीटर थे. एक क्लिनिकल थर्मामीटर था और एक आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर था. दोनों में डिफरेंस क्या था? यही डिफरेंस था. क्लिनिकल थर्मामीटर में मर्क्यूरी थी, इसे किंक बोलते हैं. किंक एक थोड़ा सा बेंड हो जाती है, एक ट्यूब. और उसके बाद लेबोरेटरी थर्मामीटर में ये पूरी ट्यूब स्ट्रेट और स्लेंडर होती है, ये बेंड नहीं होती है. ओके. तो इस तरह से हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर. ओके. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है. थर्मामीटर जब भी यूज करो, आपको वॉश करना है उसे अच्छे से, उसका टेम्परेचर ड्रॉप करके ही उसको बॉक्स में स्टोर करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसके बाद लेबोरेटरी थर्मामीटर में, इसमें भी बल्ब होता है पर यहाँ पे किंक नहीं होता है. यहाँ पे डायरेक्टली एल्कोहल होता है और जो कि हमें लेवल आगे बढ़ते जाती है. ओके. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स.
Yes, students, are you ready for question and answer? Okay, you can write your answer in chat box. Yes. So what is temperature? You don't have to frame answers exactly as it is. You can give some points. हम टेम्परेचर किसको बोलते हैं? टेम्परेचर म्हणजे काय? तापमान म्हणजे काय? You can write in Marathi also, that is okay. तापमान म्हणजे काय असतं? Yes. What is temperature? You can give in points. You don't have to write yes. Hotness of a substance. Increase and decrease of the hotness of a substance. Very good. What else? और कुछ? अजून काही? और कुछ? That's it. ओके, सिर्फ हॉटनेस मेजर करता है, कोल्डनेस मेजर नहीं करता है. टेम्परेचर करता है ना? यस. अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होगा इन सेल्सियस एंड इन फ़ारेनहाइट? फ़ारेनहाइट मत बताइए, इन सेल्सियस क्या होगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? Yes, we know about hotness and coldness of the body. Yes, very good. Very good. Excellent. Anyone else? What is normal body temperature? हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? Yes, 37 degree Celsius. Very good. Yes, very good. In Celsius scale it is. Yes, 37 degrees Celsius. So why we are using mercury as a thermometric fluid? हम थर्मामीटर में मर्क्यूरी क्यों यूज करते हैं? यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम. मर्क्यूरी को थर्मामीटर में यूज क्यों करते हैं? ये मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था. बिकॉज यस, इट इज अ गुड सेंसर फॉर टेम्परेचर चेंज. यस, और कुछ? अजून काही? व्हाट आर अदर रीजंस? दैट्स इट, ओनली वन रीजन? कौन से टेम्परेचर में मर्क्यूरी एडाप्ट होता है? हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था. मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर टेक्स्ट बुक में हमने देखा था. यस, इट हैज अ गुड एक्सपेंशन क्वालिटी. और कुछ? ओनली एक्सपेंशन क्वालिटी अच्छी है मर्क्यूरी की. वो कोल्डर टेम्परेचर्स में भी चल रीडिंग्स बताता है. Okay, it can measure hot or coldness of a substance. Yes, it can also show us freezing temperature. अगर आप टेक्स्ट बुक में देख रहे हो पेज नंबर 97 पे, यहाँ पे हमको बताया गया है. इफ यू गो बैक टू द टेक्स्ट बुक हियर, ओके, यहाँ पे हमको टेबल में बताया गया है. अगर आप देखेंगे नीचे, इथे पाहाल, boiling point of mercury is as high as 356.7 and freezing point of mercury is as low as minus 38.8. ओके, सो इतने डिग्रीज का टेम्परेचर ये मेजर कर सकता है और इतने डिग्रीज पे ये हमें रीडिंग दे सकता है, इसलिए हम मर्क्यूरी को यूज करते हैं. इट हैज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी. बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर, तो ये तुरंत फ्रीज नहीं होता है. ओके, इसलिए हम कोल्डर कंट्रीज में भी जाते हैं या कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, फर्स्ट दे विल गिव प्रायोरिटी टू द mercury and then other elements to measure the temperature. Okay, so far it is clear with everyone, students? Any doubts? Okay, anything you wish to ask me, students? You still have 5 minutes. No, nothing you want to ask me? Anything in between ppt or anything in between chapter जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में? Am I going fast or it is moderate? Okay, okay.
अब अगली बार हम ये सॉल्व एग्जाम्पल्स करेंगे, आज दो किए हैं, अगली बार हम ये सॉल्व एग्जाम्पल्स करेंगे. सो क्विकली रिवाइजिंग वंस अगेन, इसे हम क्विक रिकैप कर लेते हैं एंड देन वी विल वाइंड अप आवर सेशन. सो जस्ट क्विकली रिवाइजिंग, सबसे पहले हमने आज जो टॉपिक देखा है वो हीट एंड टेम्परेचर है. आपण हीट आणि टेम्परेचर हा टॉपिक पाहिला, ह्याच्यामध्ये आपण डिफरन्स नोट डाउन केलंय. हमने जो डिफरेंस नोट किया है वो इन टर्म्स ऑफ एटम है. हमने एटम्स के बेसिस पे दोनों भी हॉट गैस और कूलर गैस का एग्जाम्पल लेके इसका हीट और टेम्परेचर नोट डाउन किया. इसमें हमने क्या देखा कि हॉट गैस में टोटल काइनेटिक एनर्जी जो स्टोर होती है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी कूलर गैस में भी स्टोर होती है. ओके, पर यहाँ पे एक डिफरन्स आहे, इकडे एक फरक आहे. फरक असा आहे की कायनेटिक एनर्जी जी हॉट गॅसमध्ये स्टोर असेल ऍटम्स मध्ये, त्याला जास्त मॅग्नेट्यूड आणि जास्त त्याचं वेलॉसिटी असते ऍज कम्पेअर्ड टू द कोल्डर गॅस और कूलर गॅस. ओके, कारण की हॉट गॅसमध्ये त्याची ऑसिलेशन कॅपॅसिटी वाढते, हीट प्रोव्हाइड झाल्यामुळे. इसको हीट दिए है. थैंक यू. ओके, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू. सो इसको हीट देने की वजह से इसके ऑसिलेट हो जाते हैं एटम्स, एक्टिव हो जाते हैं, पर यहाँ पे हीट नहीं मिल पा रही है, इसलिए कम एक्टिव होते हैं. जब ये एक्टिव होते हैं हॉट गैस और कूलर गैस में, तो ये जो एटम्स है इस तरह से वाइब्रेशन बताते हैं. दिस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज अ वाइब्रेशन, अ रिलेशनशिप. ओके, तो ये हमें दिख नहीं पाते हैं लेकिन अंदर इसी तरह से वाइब्रेट होते हैं, ऑसिलेट होते हैं, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट बताते हैं. और उसकी वजह से इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हॉट गैस में ज्यादा स्टोर होती है एज कम्पेयर टू द कोल्डर गैस. ओके, अब नीचे हम जाके देखेंगे, हमने ये देखा था कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को लेते हैं, एक की अगर साइज बी से बड़ी है तो दोनों ऑब्जेक्ट में क्या फर्क होगा कायनेटिक एनर्जी की स्टोरेज की रिलेशन में. ओके, जेव्हा आपण कायनेटिक एनर्जीच्या बद्दल बोलतो किंवा त्याच्या संदर्भात बोलतो, तर दोन्ही ऑब्जेक्ट मध्ये काय डिफरन्स असेल तो आपण इकडे वाचलेला आहे. ओके, द हीट कंटेंट ऑफ ए इज ट्वाइस एज दॅट ऑफ बी. कारण की दोघांचं सेम टेम्परेचर आपण अप्लाय केलंय पण दोघांचे साइज डिफरेंट होते. आता अपन सेकेंड एग्जाम्पल ऐसा पाइला, दूसरा एग्जाम्पल हमने ये देखा है जहां पे दोनों वेसल सेम है लेकिन यहाँ पे अमाउंट अलग अलग है. वाटर ये ए वेसल में 100 ml है तो बी वेसल में 200 ml है. दोनों का टेम्परेचर हमने 10 डिग्री से बढ़ाया. जब 10 डिग्री से बढ़ाया तो ए के अंदर कम वाटर होने की वजह से यहाँ पे ए जल्दी हीट हो गया एज कम्पेयर टू बी. हमने यहाँ पे ये नोट किया कि बी का जो अमाउंट है उसको हीट होने के लिए और ज्यादा हीट की जरूरत है. जहां पे यहाँ पे 10 मिनट्स की 5 मिनट्स की हीट हमने प्रोवाइड की है ए को, हमें 10 मिनट्स की हीट बी को प्रोवाइड करनी पड़ेगी. ओके, इससे हमने इससे हमने ये इन्फर कर लिया कि हमको टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमको ज्यादा टाइम हीट प्रोवाइड करनी है. इसके बाद हमने टेम्परेचर के कुछ स्केल्स देखे और उसके बाद हमने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखा जहां पे हमको डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन्स में ये स्केल्स हम कैसे देख पाते हैं. अब इसका जो कन्वर्जन पार्ट है हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. ओके, आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, यू हैव टू go through this part, heat and temperature. Read that part, understand it very clearly. Okay, and if you have any doubt, please ask me tomorrow or in the next session. Not tomorrow, maybe in the next session. Okay, students? Yes. Okay. Thank you, students. You too. Yeah, bye, students. Bye, everyone.